स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। आज इस वीडियो में हम एक कंप्लीट रिवीजन करेंगे ऑफ हमारी पहली वाली बुक पार्टनरशिप, क्योंकि जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेंगे तो हम अच्छे से मार्क्स स्कोर कर लेंगे, क्योंकि पेपर अब हमारे 4 दिन बाद ही आ गए हैं। तो सबसे पहले हम ये सीक्वेंस देख लेते हैं कि हमारी फर्स्ट बुक में हमारे चैप्टर का सीक्वेंस क्या है। तो चैप्टर पहला जो है बच्चों वो है हमारा फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जिसमें हमें पार्टनरशिप के सारे फंडामेंटल्स बताए गए हैं। दूसरा चैप्टर जो है उसमें हमें गुडविल के बारे में बताया है, गुडविल के मेथड्स के बारे में बताया है। थर्ड चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब कोई पार्टनर आता नहीं ना कोई पार्टनर जाता, आपस में ही प्रॉफिट बदल लेते हैं, तो नेक्स्ट चैप्टर चेंज का है। उसके बाद जब कोई पार्टनर आ जाए तो उसके इफेक्ट दिखाए गए हैं, पार्टनर रिटायर हो जाए उसके इफेक्ट्स हैं, और उसके बाद अगर कोई पार्टनर ऊपर ही रिटायर हो जाए मतलब डेथ हो जाए पार्टनर की तो उसका इफेक्ट है। और लास्ट में बताया गया है कि हमारी पार्टनरशिप फर्म ही डिसॉल्व हो रही है, फर्म ही बंद हो गई। लोग लास्ट में उन्होंने चैप्टर ही लास्ट कर दिया, बुक में ही कॉन्सेप्ट ही लास्ट कर दिया कि फर्म ही हमारी बंद हो गई। तो एक एक करके हम उसका रिवीजन करेंगे बच्चों। डिटेल में रिवीजन नहीं होगा क्योंकि डिटेल का मेरा एक एक वीडियो एक एक टॉपिक का ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम वो सारे टॉपिक कवर करें जो हमारे एग्जाम में हमें दिखने ही वाले हैं। तो मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट आज की इस वीडियो में सिर्फ ये बताना है कि बच्चे इस बुक में वो क्या क्या कर लें उन पर्टिकुलर चैप्टर्स में, ताकि उनकी कम पढ़ के भी ज़्यादा स्कोरिंग हो जाती। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं हमारा पहला चैप्टर जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। चैप्टर की शुरुआत में थोड़ी सी थ्योरी गिवन है, जहाँ पर बच्चों ये बताया गया है कि पार्टनरशिप क्या होती है। हमें भी पता है पार्टनरशिप क्या होती है, दो या दो से ज़्यादा लोग अगर ग्रुप हो जाएं और एक साथ में मिलकर कोई बिजनेस करते हैं तो उसको पार्टनरशिप कहते हैं। मिनिमम मेंबर 2 और मैक्सिमम इसके 50 होते हैं। ठीक है, इसके बाद कोई हमसे पूछे भाई इसके फीचर्स क्या होते हैं, तो फीचर्स भी हमें अच्छे से पता है कि इसके हमारे जो फीचर्स होते हैं उसमें हमारा होता है पहला पॉइंट कि ये एग्रीमेंट होता है, प्रॉफिट शेयरिंग होता है, साथ में इसमें हमारा म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है, म्यूचुअल कंसेंट है, प्रॉफिट शेयरिंग भी करते हैं, और हमारी जो लायबिलिटीज़ होती हैं वो अनलिमिटेड होती है। तो ये इसके फीचर्स हो गए। उसके बाद अगर आगे बढ़े तो पार्टनरशिप डीड है। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? पार्टनरशिप डीड रिटर्न डॉक्यूमेंट है जो सारे पार्टनर साइन कर देते हैं, और उसमें सारे इफ एंड बट लिखे होते हैं, क्या क्या कंडीशंस को उनको फॉलो करना है इन द पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप डीड के कॉन्सेप्ट से सबसे पहला एक न्यूमेरिकल स्टेटमेंट वाला हमें नज़र आ जाता है, जो 1 मार्क्स में बच्चों शायद नज़र आ जाए, जिसमें हमारे एब्सेंस ऑफ प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड दे रखे हैं। तो कौन कौन से कॉन्सेप्ट हमें फॉलो करने हैं अगर पार्टनर्स के बीच में कोई भी डीड साइन नहीं हुई है। तो सबसे पहला है कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल होगा। दूसरा है कोई भी कैपिटल का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं मिलेगी, सैलरी भी नहीं मिलेगी, कमीशन भी नहीं मिलेगी, और अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो 6% लगेगा, और अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो उस पर भी नील होगा। अगर कोई नया पार्टनर आ गया है तो एडमिशन के टाइम पर सभी का म्यूचुअल कंसर्न होना ज़रूरी है। इन लाइन से बेस कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम बता देंगे भाई ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ पर एब्सेंस ऑफ प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड है। अब जब ये कॉन्सेप्ट खत्म होगा तुरंत हमारा अगला कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएगा, जो है हमारा पहला अकाउंट ऑफ द चैप्टर, जिसका नाम है बच्चों P&L एप्रोविएशन अकाउंट। P&L एप्रोविएशन अकाउंट को हम P&L एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। जस्ट आफ्टर क्लास 11 के P&L अकाउंट के बाद ही बनता है। 11 में क्या दिया जाता है, P&L के बाद बैलेंस शीट बनेगी, लेकिन 12th में आके समझ में आता है कि P&L के बाद P&L एप्रोविएशन अकाउंट भी बनेगा। तो P&L एप्रोविएशन अकाउंट में हमें क्या करना होता है? P&L एप्रोविएशन अकाउंट में हमें जो अकाउंट बनाना है वो कुछ इस तरह से है। सबसे पहले लिखेंगे बच्चों नेट प्रॉफिट, उसके बाद आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, डेबिट साइड में आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आ जाएगी हमारी सैलरी, कमीशन भी आ जाएगी बच्चों, और अगर यहाँ पर हमारा कोई रिजर्व है जो हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है तो वो हम रिजर्व के नाम से दिखाएंगे। बैलेंसिंग में हम लोग जानते हैं कि अगर हमारी डेबिट की बैलेंसिंग है तो डिविजिबल प्रॉफिट से होगी, और अगर हमारी क्रेडिट की बैलेंसिंग है तो बाय डिविजिबल लॉस से हो जाएगी। ठीक है बेटा, अब सिंपल तरीके से अगर सब कुछ सिंपल है तो बच्चे तुरंत कर लेंगे इसको, तुरंत P&L अकाउंट बन जाएगा। लेकिन बच्चों कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स एग्जाम में आ सकते हैं, जैसे नेट प्रॉफिट में वो कहते हैं आफ्टर चार्जिंग सैलरी,
आफ्टर डेबिटिंग सैलरी, आफ्टर डेबिटिंग कमीशन। तो इस तरह से अगर वो आफ्टर चार्जिंग का कॉन्सेप्ट लगाएंगे बच्चों, तो आफ्टर चार्जिंग में हमें क्या करना होगा, हम उस कंसर्न वैल्यू को यहाँ पर ऐड कर देंगे। मान लो 2 लाख का नेट प्रॉफिट है और आफ्टर चार्जिंग सैलरी कह रहा है 24,000 यहाँ पर ऐड कर देंगे और हम तुरंत बाकी क्वेश्चन एज इट इज करेंगे। एक ट्विस्ट और मैं आपको बता दूं जो यहाँ पर हमें एग्जाम में दिखेगा, वो होगा हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन, हमारा मैनेजर्स कमीशन और हमारे रेंट। ये तीनों आइटम ज़्यादातर हमारे P&L के आइटम्स हैं, तो इनको अगर क्वेश्चन में दिखाया जा रहा है तो इनको हम नेट प्रॉफिट में से बाहर निकाल देंगे, डिडक्ट कर देंगे और फिर बाकी क्वेश्चन P&L अप्रोवेशन अकाउंट का एज इट इज हो जाएगा। अब क्या करते हैं बच्चों, इनके आने वाले अंदर के आइटम्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का मैंने अपना एक शॉर्ट भी अपलोड किया हुआ है, आप चाहो तो उसको भी देख लेना। उसमें केवल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बताया है, रेगुलर ड्राइंग्स, इरेगुलर ड्राइंग्स। रेगुलर ड्राइंग्स में हम अलग फॉर्मूला लगाएंगे, एवरेज कलेक्शन पीरियड, और हमारी इरेगुलर ड्राइंग्स होगी तो प्रोडक्ट मेथड के साथ हम क्या करेंगे, अगर मंथ का कह रहा है बच्चों और उसमें भी वो हमसे बिगिनिंग कह रहा है, तो बिगिनिंग, मिडिल और एंड, इसका एक कलेक्शन पीरियड का रेशो याद कर लेंगे। मिडिल में 6.5 बिगिनिंग में और 5.5 आ गया हमारा एंड में। ये कब लगाएंगे, जब हमें रेगुलर ड्राइंग्स का जिक्र कर रहे होंगे। और अगर क्वार्टरली इंफॉर्मेशन है तो क्वार्टरली 3 के हिसाब से लगाएंगे, तो वहाँ पर मिडिल में आ गया 6, 1.5 को बढ़ाएंगे हम बिगिनिंग में 7.5 और एंड में हो जाएगा बच्चों 4.5। इस तरीके से अगर कॉन्सेप्ट 6 मंथ्स का है तो 6 मंथ्स के कॉन्सेप्ट में मिडिल में आ गया 6, बढ़ा देंगे बिगिनिंग में हम हाफ 3.5 और एंड में घटा देंगे आधा, तो ये हो जाएगा हमारा 2.5। तो इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट जो क्वेश्चन में गिवन है, इनटू कलेक्शन पीरियड जो अभी मैं बता रही थी अपॉन 12। और बच्चों अगर हमारी इरेगुलर ड्राइंग्स है तो कितना टाइम लेफ्ट है उसको मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट कर लेंगे, टोटल ड्राइंग जैसे ही आएगा उसका रेट लगा के इंटू 1/12 करेंगे। और ड्राइंग का अगर इंडिविजुअल क्वेश्चन 1 मार्क्स में नजर आता है तो हम उसको अटेंड कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरफ चलते हैं बच्चों। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बताती हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वैसे तो बच्चों को बहुत ईजी पड़ जाएगी अगर ओपनिंग कैपिटल गिवन है तो, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल पे हम कैपिटल की वैल्यू लिखेंगे, इनटू इंटरेस्ट करेंगे और जो भी हमें टाइम पीरियड दे रखा है, जब भी हमने कैपिटल इन्वॉल्व की थी, लगाई थी, दी थी, तो वो वाला पैसा हम तुरंत ही कैलकुलेट कर लेंगे उतने मंथ्स के हिसाब से। लेकिन बच्चों अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दी है तो आप कभी भी इंटरेस्ट क्लोजिंग पे मत निकालना, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आप उसको ओपनिंग में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। अभी फिलहाल में एग्जाम के लिए केवल इतनी बात याद रखो, क्लोजिंग में ड्राइंग्स को ऐड कर देना, प्रॉफिट को माइनस कर देना, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि इतना वाइड वैरायटी वो देंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं बच्चों सैलरी की तरफ। सैलरी अगर पर मंथ है तो हर बच्चा उसको इंटू 12 करके पूरा ईयर में कन्वर्ट करेगा। पूरा इन्फॉर्मेशन, पूरी फॉर्मेट, पूरी अकाउंटिंग ईयर के हिसाब से होती है, तो कुछ भी मंथ के हिसाब से नहीं लगाना। कमीशन पे हम लोग जानते हैं कि ये नेट प्रॉफिट पे कैलकुलेट होगा, आफ्टर चार्जिंग, बिफोर चार्जिंग। बिफोर है तो कुछ भी नहीं होगा, कमीशन इंटू रेट अपॉन 100। अगर आफ्टर चार्जिंग है तो गिवन होगा, तो इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट करेंगे, तुरंत कमीशन आ जाएगा। बच्चों रिजर्व हमारा वो पोर्शन है जो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, तो पहले नेट प्रॉफिट में से रिजर्व का हिस्सा बाहर निकाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर 1,50,000 की नेट प्रॉफिट है, रिजर्व है 1 लाख, तो रिजर्व पहले बाहर निकालोगे। 50,000 में अब सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब कुछ गिवन करेंगे। एक बात जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, आप भी सोच लो कि ये करना ही करना है, वो है हमारा क्वेश्चन जहां पर हमारे पास नेट प्रॉफिट बच्चों कम होगी और पार्टनर को देने वाला हिस्सा ज्यादा होगा। 1 मार्क्स में दिखने वाला है, तो इसको क्लेम रेशो में बांटते हैं, क्योंकि कभी भी अगर हमारे पास प्रॉफिट कम है तो हम कैसे किसी को कैपिटल दे देंगे, कैसे किसी को सैलरी दे देंगे और कैसे किसी को कमीशन दे देंगे, तो वहां पर हम उसके क्लेम रेशो में, फॉर एग्जांपल सैलरी देनी है 10,000 और किसी को कमीशन देनी है 50,000, मतलब 10,000 तो उसको कह दो 5,000, तो मैंने एक जस्ट आधे का रेशो बना दिया। तो अगर मेरे पास पैसा आया है किसी तरह से, आप मान लो 6,000, तो मैं एक को 4 दे दूंगी, एक को 2, तो मैं 2:1 से जो मेरा क्लेम रेशो बना, क्लेम कैसे बनाया मैंने डिवाइड करके, उससे पे कर दूंगी। इसलिए हमारी किताब में कई क्वेश्चन है, अगर आप टीएस को ही फॉलो करते हो तो जय विजय है, मोली भोली है, आप उसको रिवाइज करिए। एक जेवियर करके क्वेश्चन होगा, आप उनको करिए, इससे आपकी क्लेम रेशो की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। क्लेम रेशो एग्जाम में दिखने के काफ़ी हद तक चांसेस हैं।
इसके बाद बच्चों जो हम अपना अलग अकाउंट बनाते हैं, एक और अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन उस पर थोड़ा मैं रुक के आऊँगी, साथ के साथ मैं आपको यहाँ पर गारंटी सिखा देती हूँ, क्योंकि गारंटी और हमारा P&L एप्रोप्रिएशन मैच करता है। गारंटी के लिए कुछ नहीं करना बच्चों, एज इट इज P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है। जब पार्टनर्स का पैसा आप डिवाइड कर लो तो जिसकी गारंटी ली गई है, फॉर एग्जाम्पल मैंने वैल्यू बांटी और ये बटी 1,50,000 और ये आ गया हमारा 10,000। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है और ये कह रहा है कि कैसे भी सी 20,000 लाएगा और किसी ने नहीं बताया कौन देगा, तो इस 20,000 को पूरा करने के लिए आप 5,000 पहले वाले बंदे से ले लेंगे, 5,000 दूसरे वाले से ले लेंगे। अगर क्वेश्चन में हमारे पार्टनर्स का रेशो इक्वल है तो। अगर आप कह रहे हो मैम रेशो इक्वल नहीं था, 2:1 था, 3:2 था, तो जो भी पैसा आप गारंटी में बियर कर रहे हो उसका रेशो निकाल के उस कंसर्न जितने भी पार्टनर है सब में से माइनस कर देंगे। सामने से क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों में से इक्वल लेंगे तो इक्वल कर देंगे। केवल ए ही बियर करेगा सी की गारंटी तो ए से माइनस कर देंगे। केवल बी बियर करेगा सी की गारंटी तो बी से माइनस कर देंगे। तो बस क्वेश्चन में लाइन याद रखनी है कि भैया जो गारंटी ले रहा है उसमें से वो वैल्यू माइनस करनी है और जिसकी गारंटी ली जा रही है उसमें वो वैल्यू ऐड करनी है। अगर वो ज्यादा ले आया तो गारंटी वहीं खत्म। तो गारंटी सबसे इजी लगेगा। बस गारंटी में मुझे लगता है एक ट्विस्ट बता देती हूँ मैं आपको। अगर गारंटी ली गई है और उसमें कह रहे हैं इंक्लूडिंग सैलरी एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो एक्सक्लूडिंग तो वैसे भी एक्सक्लूडिंग है, उसे हटाओ, इंक्लूडिंग को बाहर निकाल दो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह रही हूँ कि 1 लाख की गारंटी ली गई है, इंक्लूडिंग 20,000 सैलरी एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी एक्सक्लूडिंग है उसे क्यों लो, इंक्लूडिंग 20,000 सैलरी, उसमें से इंक्लूडिंग वाली वैल्यू बाहर निकाल देंगे। अब गारंटी की अमाउंट आ गई 80,000। तो इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग में आपको टेंशन हो सकती है गारंटी में, तो आप उस चीज़ को पहले ही रिवाइज करके रख लो ताकि इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग का गलती ना हो। तो अनवर, भावना, दिशा, इस टाइप के क्वेश्चन टीएस में इसी कॉन्सेप्ट से आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, बढ़िया तैयारी हो जाएगी। अब गारंटी और P&L एप्रोप्रिएशन साथ में खत्म कर लिया। नेक्स्ट है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी कर लो, क्योंकि हो सकता है P&L एप्रोप्रिएशन के साथ जुड़ के एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आ जाए। 2 तरीके से बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहला होता है फ्लक्चुएटिंग मेथड और दूसरा होता है फिक्स्ड मेथड। फ्लक्चुएटिंग में बच्चों हमें केवल एक ही अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिक्स्ड में बनाएंगे 2 अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनाएंगे पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की फॉर्मेट बहुत ही ज़्यादा आसान है। सबसे पहले हम लिखेंगे बाई बैलेंस BD, फिर लिखेंगे बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर लिखेंगे सैलरी कमीशन, यहाँ लिखेंगे P&L एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, और आ जाएगा बच्चों इधर की साइड आ जाएगा हमारा 2 ड्राइंग्स और आ जाएगा 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, देन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का लॉस, और इस तरह से बैलेंस कर देंगे बच्चों और हमारा बन जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 2 चीज़ें और बढ़ा लो यहाँ पर, अगर कोई एडिशनल कैपिटल लगाया या किसी ने कोई कैश विड्रॉ कर लिया, पर्सनल यूज के लिए नहीं किया है, अगर पर्सनल यूज होती तो ड्राइंग होता, तो ऐसे बन जाता है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स डीड, इन सब के बाद जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है इस चैप्टर में, जो मैं मान के चल रही हूँ कि ये टॉपिक तो छूटेगा ही नहीं, वो है हमारा पास्ट एडजस्टमेंट। आप लिख के रख लो, पास्ट एडजस्टमेंट का एक क्वेश्चन हमें एग्जाम में ज़रूर नजर आएगा। और पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है, अगर हम कोई एंट्री करना भूल जाएं, कोई भी ट्रांजेक्शन पुट ना करें, तो हम उसके लिए जो एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं उसे कहते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। उसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं। स्टार्टिंग में हम पर्टिकुलर दिखाते हैं, कंसर्न पार्टनर का नाम दिखाते हैं और लास्ट में दिखाते हैं फर्म। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, पार्टनर्स में क्रेडिट और फर्म में डेबिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना भूल गए बच्चों, तो ये उल्टा हो जाएगा, डेबिट 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 और फर्म में हो जाएगा क्रेडिट, नॉमिनल रूल फॉलो हो रहा है। सैलरी और कमीशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे। क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट नहीं है तो यहीं के यहीं एडजस्ट करेंगे और जो भी हमारी प्रॉफिट शेयरिंग दे रखी है उससे निकाल के नेट इफेक्ट निकाल लेंगे। इसकी सेपरेट वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको अभी रिसेंटली अपलोड की हुई है, आप उसको देखिए क्योंकि वो हमारा फिक्स क्वेश्चन है। और अगर प्रॉफिट दी हुई है बेटा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ, सैलरी हुआ, कमीशन हुआ, इन्हें माइनस कर देंगे
इंटरेस्ट ड्राइंग को ऐड करेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसको हम एडजस्ट करेंगे और यू टर्न लेते हुए एडजस्टमेंट करके पास एडजस्टमेंट को खत्म करेंगे। किसी भी हालत में इस चैप्टर में अगर मैं वाइंड करते हुए इस चैप्टर को आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊं जो आपको तैयार करने हैं, वो है हमारा एक सिंगल इकलौता क्वेश्चन, वो है हमारा पास्ट एडजस्टमेंट। चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ, वो है हमारा गुडविल ऑफ द पार्टनर। क्या है हमारा चैप्टर का नाम? गुडविल ऑफ द पार्टनर। गुडविल के लिए बच्चों मैं सजेस्ट करूंगी कि सबसे पहले तो बच्चे याद कर लें इसके फॉर्मूले। थ्योरी के लिए अगर देखा जाए तो गुडविल क्या होती है, 4 फैक्टर अफेक्टिंग कर लो, उसमें लोकेशन कर लो और नेचर ऑफ बिजनेस कर लो, ठीक है, इसमें एफिशिएंट मैनेजमेंट कर लो। तो ये हमारे इसके फैक्टर अफेक्टिंग है। 2 तरह की गुडविल होती है, परचेज है या फिर सेल्फ जनरेटेड है। खरीदी है किसी गुडविल, परचेज हो गई भैया, खुद से बनाई है, सेल्फ जनरेटेड हो गई। मेथड्स 3 तरीके से होते हैं बच्चों गुडविल को कैलकुलेट करने के। एक होता है एवरेज मेथड, एक होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, एक होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। अगर एवरेज मेथड की बात करूँ तो बहुत इजी है, टोटल प्रॉफिट कर लो सारी और नंबर ऑफ ईयर्स है उससे डिवाइड कर लो। जैसे ये निकल के आ जाए बच्चों, वैसे ही गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारी गुडविल आ जाएगी। सुपर प्रॉफिट के लिए चले तो एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी निकालना सीख ही लिए, उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर दो, सुपर आ जाएगा। तो भाई नॉर्मल कैसे निकालेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट अपॉन 100। तो इससे हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगा। अगर बच्चों थोड़ा सा एडजस्टमेंट दे रहे हैं, वो एवरेज जो हमारा प्रॉफिट है उसमें हमें कुछ एडजस्टमेंट दे रहे हैं, तो एक बात रट लो कि अगर वो हमें प्रॉफिट तो दे रहे हैं 4 साल के, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करवा रहे हैं। तो एडजस्टमेंट में कुछ नहीं करना, कोई भी लॉस है उस ईयर में ऐड कर दो, कोई भी प्रॉफिट है उस ईयर में माइनस कर दो। तो प्रॉफिट है तो लेस करना है, लॉस है तो ऐड करना है। इस तरीके से जो भी आंसर आएगा उन सबको ऐड करके नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे तो एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन उल्टा उल्टा आए, गुडविल ऑलरेडी गिवन हो बच्चों, सुपर प्रॉफिट नहीं गिवन हो और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज गिवन हो और एवरेज प्रॉफिट निकलवाए, ये क्वेश्चन हमें दिख रहा है। तो इसको नॉर्मल जो हमारा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है उससे गुडविल को डिवाइड कर देंगे तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। जैसे सुपर आएगा नॉर्मल से उसको माइनस कर देंगे तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो उल्टा उल्टा भी क्वेश्चन आ सकता है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी फॉर्मूला से बता देती हूँ। पहले स्टेप में अगर एवरेज प्रॉफिट से निकाल रहे हैं तो एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट और गुडविल निकालने के लिए नेट वर्थ से माइनस कर देंगे। नेट वर्थ मतलब एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। और अगर सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन है तो सुपर प्रॉफिट की वैल्यू इंटू 100 अपॉन रेट। फॉर्मूले लगाइए। अगर इंपॉर्टेंट में आप मुझसे पूछ चाहते हैं तो एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन आएगा, जहां पर आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी। पहले आप प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे, ईयर लिखेंगे, इनका यहाँ पर एडजस्टमेंट करेंगे और एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल लेंगे। बस आपको एक ही बात याद रखनी है कि बच्चों जहां पर भी आपने खर्चा किया है, लॉस आया, उसे ऐड करना है। जो भी फायदे और पैसा आ रहा है उसे माइनस करना है, एडजस्टेड प्रॉफिट निकल आएगी। यहाँ पर हमारा गुडविल का चैप्टर भी फिनिश हो गया। नेक्स्ट चैप्टर है जो मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद नहीं है, वो है हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसमें क्या होता है बच्चों, कोई ना पार्टनर आता ना जाता, लेकिन हमारा प्रॉफिट आपस में चेंज हो जाता है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर में जो हमें थ्योरी में कुछ समझना है वो है हमारा एक ही इकलौती बात, वो है व्हाट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फंड। तो जब सारी पार्टनर की जो रेशो है आपस में वो चेंज हो जाए, या कोई नया पार्टनर आ जाए, नया पार्टनर चला जाए, पार्टनर मर जाए, तो इन सभी कॉन्सेप्ट को कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फंड। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में सबसे पहले तो बच्चों में बताया गया है कि हमारा जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है या फिर सैक्रिफाइसिंग रेशो है वो कैसे निकलता है। बहुत ही आसान है। मान लो कि हमारे पास 2 पार्टनर है, ए रेशो बी, और इनका रेशो दे रखा है 3:2 और ये इनका ओल्ड रेशो है। फर्दर उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना रेशो अब इक्वल बांटेंगे। तो जो पहले रेशो दिया होगा वो हमारा ओल्ड रेशो होगा, जो बाद में दिया होगा वो हमारा न्यू रेशो होगा। सैक्रिफाइसिंग ही निकालेंगे इस चैप्टर में, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। 3/5 में से 1/2 को माइनस करेंगे, एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा हमारा 6 और ये आ गया 5 इज इक्वल टू 1/10। ये हमारे ए की बात हो रही है। अगर हम बी की बात करें तो ये हो गया हमारा 2/5 माइनस 1/2, एलसीएम लेंगे 10 और ये हो गया 4 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 1/10। जो भी वैल्यू माइनस में आएगी वो होगा हमारा इट्स अ गेन। जो भी वैल्यू माइनस में आएगी वो क्या होगी, इट्स अ गेन। हो सकता है क्वेश्चन बोले ABC 3 पार्टनर है
उसमें केवल सी ने वैल्यू ए से ली है, तो ए से माइनस कर देंगे, सी में ऐड कर देंगे। क्लियर है? ए बी दोनों से आधी आधी उसने वैल्यू एक्वायर की है, तो ए और बी में से आधी आधी वैल्यू ले लेंगे और सी में एक्वायर कर लेंगे। टीएस की बात करूं तो इस कॉन्सेप्ट के लिए आप चेंज का 4th क्वेश्चन रिवाइज कर लीजिए, उससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके बाद बच्चों अब हम इस चैप्टर की जनरल एंट्रीज पे फोकस करेंगे। इस चैप्टर की जनरल एंट्रीज पे फोकस करेंगे। मैंने एक सीक्वेंस लेके चलती हूँ जनरल एंट्री का, अगर बच्चे वो सीक्वेंस फॉलो करते हैं तो वो कोई भी पोस्टिंग इजीली आराम से क्वेश्चन में कर सकते हैं। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग मैं 6 एंट्रीज पर फोकस करना पसंद करती हूँ। मेरा पहला फोकस पॉइंट होता है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है बेटा? ये हमारी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की एंट्री होती है और ये हमें बैलेंस शीट में हमेशा लायबिलिटी साइड ही नजर आती है। नेक्स्ट है हमारा, जिसको हम कहेंगे हमारी एक्यूमुलेटेड लॉस की एंट्री। तो अगर मैं ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोलूं तो इसका हो जाएगा टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, टू डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस अकाउंट, टू P&L अकाउंट। ये हमारी एक्यूमुलेटेड लॉस की एंट्री है बच्चों और ये हमें बैलेंस शीट में एसेट साइड नजर आएगी। ये दोनों ही एंट्री ओल्ड रेशो में बटेंगी। नेक्स्ट 3rd नंबर पे जो एंट्री लेके चलती हूँ मेरे अकॉर्डिंग वो स्पेसिफिक फंड की एंट्री है और वो हो जाती है WCR अकाउंट डेबिट, IFR अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अगर मैं इसकी बात करूं वर्कमैन कंपेंसेशन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, तो इसके लिए भी आप साथ के साथ समझ लो, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट का स्मॉल क्वेश्चन 1 मार्क्स में नजर आ सकता है। कैसे? अगर मैं कहूं कि रिजर्व में मेरे पास 1,20,000 पड़े हैं और क्लेम के बारे में कुछ नहीं बोला, तो एंट्री होगी WCR टू ऑल पार्टनर्स। क्वेश्चन कह रहा है किसी वर्कमैन ने मुझ पर 20,000 का क्लेम कर दिया, तो वैल्यू कितनी बची? अब रिजर्व में मेरे पास 1 लाख, तो एंट्री बनेगी WCR टू वर्कमैन क्लेम टू ऑल पार्टनर्स। ठीक है? और अगर किसी ने मुझ पर 1,20,000 का ही क्लेम कर दिया तो WCR टू वर्कमैन क्लेम, और किसी ने अगर मुझ पर दुश्मनी निभाई और मुझ पर 2 लाख का क्लेम कर दिया तो मेरा लॉस हो गया बच्चों 80,000 का। WCR अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन क्लेम। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, याद रखना क्या डेबिट होगा, ऐसा होगा तो क्या क्रेडिट होगा, ऐसी बातें आपसे पूछी जाएंगी। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कोई भी डाउट नहीं रहेगा। नेक्स्ट है हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, मतलब अगर मेरे इन्वेस्टमेंट में कोई फ्लक्चुएशन आ जाए तो मैं उसको कैसे एडजस्ट करूं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के लिए बहुत आसान है, हमेशा बैलेंस शीट में दी हुई कॉस्ट वैल्यू जो बाहर दी होती है उसके साथ उसकी मार्केट वैल्यू को कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मान लो मेरी कॉस्ट प्राइस 4 लाख है और मार्केट में मैंने उसको 4 लाख में उतारा तो मेरे IFR पे कोई असर नहीं पड़ेगा, IFR टू ऑल पार्टनर्स। अगर कॉस्ट प्राइस है 1 लाख, मार्केट में उसको 80,000 का उतारा, मैंने बेचा, तो मेरे पास लॉस कितने को? 20,000। तो 20,000 को IFR से एडजस्ट करेंगे तो एंट्री होगी IFR टू इन्वेस्टमेंट टू ऑल पार्टनर्स। मान लो उतनी ही बराबर का आपने वैल्यू एडजस्ट कर जितना का आपके पास नुकसान हुआ है, तो IFR टू इन्वेस्टमेंट, और ज़्यादा नुकसान हो गया तो बेटा IFR रिवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको मैं 1 मार्क्स के लिए एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ये 1 मार्क्स में इस टाइप का कॉन्सेप्ट हमें नजर आ सकता है। 4th पॉइंट है बच्चों हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का। रिवैल्यूएशन अकाउंट की वजह तो मैं आपको सेपरेट एक शॉर्ट बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के जितने भी हमारे प्रॉफिट्स हैं वो सब हमारे नॉमिनल रूल से क्रेडिट में, और जितने भी लॉसेज हैं नॉमिनल रूल से वो डेबिट में नजर आएंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर क्वेश्चन में आपको रिवैल्यूएशन तो बनाना ही बनाना है। क्वेश्चन पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर ही नहीं है अकाउंटेंसी का जिसमें कोई क्वेश्चन ऐसा ना आए जिसमें आपको रिवैल्यूएशन ना बनाना पड़े, चाहे वो एडमिशन में बनाना पड़े, चाहे रिटायरमेंट में, चाहे डेथ में, किसी ना किसी चैप्टर में आपको ये नजर आएगा ही आएगा। नेक्स्ट है रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है हमारा ओल्ड गुडविल। ओल्ड गुडविल के लिए हमेशा याद रखिए कि इसकी एक सिंगल एंट्री पास होती है। अगर बैलेंस शीट की बात करूं तो ये एसेट साइड नजर आती है, या फिर गुडविल ओल्ड के नाम से हमें नजर आ जाएगी, जिसमें हमें मालूम पड़ेगा कि यहाँ पर गुडविल ओल्ड की बात हो रही है, जिसकी प्लेस होती है हमारी बैलेंस शीट एसेट साइड। इसको अपीयर्ड, गुडविल अपीयर्ड के नाम से भी नजर आ जाएगी और एंट्री होगी हमारी ऑल पार्टनर्स टू गुडविल। लास्ट एंट्री है जो इस चैप्टर की इकलौती एंट्री है वो है हमारी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, जिसका जिक्र मैं अभी पिछले कॉन्सेप्ट से आपको बताया था कि जिसका रेशो आंसर माइनस में आ रहा है वो गेनिंग है और जिसका प्लस में आ रहा है वो सेक्रीफाइसिंग। बाय दिस चैप्टर ही हमारा एंट्री वाइज खत्म हो जाता है। सवाल ये उठता है कि इनको आप पोस्ट कैसे करोगे।
सवाल ये उठता है कि इन सभी एंट्रीज को आप फॉर्मेट में कैसे दिखाओगे। सबसे पहले तो जो मैंने अभी बताया कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल रूल से बना लेना। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इंक्रीज डिक्रीज आ सकता है, ऑल डेटर्स आर गुड आ सकता है, और क्रेडिटर्स आर नॉट लाइकली टू पेड आ सकता है। और अगर ओवर वैल्यूड कह रहा है तो ओवर माने बढ़ना, लेकिन लिखाएंगे लॉस में, ठीक है। और अगर अंडर वैल्यू है, अंडर वैल्यू माने कम होना, लेकिन दिखाएंगे प्रॉफिट में, तो उल्टा कर देंगे अंडर वैल्यू और ओवर वैल्यू वाले रिवैल्यूएशन अकाउंट के कॉन्सेप्ट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात करूं इस चैप्टर में बच्चों, तो पहली एंट्री होगी हमारी बाई बैलेंस बीडी। दूसरी एंट्री अगर उसी की पोस्टिंग करूं जो अभी एंट्री में आपको बता रही थी, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, P&L। और अगर उसकी अगली एंट्री करूं तो ये हो जाएगी बच्चों एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, डिफर्ड रेवेन्यू, P&L। उसके बाद यहाँ आ जाएगी WCR, IFR। नेक्स्ट है बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट, और अगर लॉस है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस। और लास्ट और इकलौती एंट्री जो केवल इन्हें एक ओल्ड गुडविल की ओर कर लेते हैं, फिर लास्ट और इकलौती बता दूंगी मैं आपको ओल्ड गुडविल। ये सारी एंट्री बच्चों ओल्ड रेशो में बटेंगी, क्योंकि जो पहले नंबर का रेशो होगा उसमें। और गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग की एंट्री के लिए फटाफट से देख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे गेनिंग पार्टनर्स का नाम और अमाउंट आ जाएगा सैक्रिफाइसिंग में, और यहाँ लिखेंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का नाम और अमाउंट आ जाएगा गेनिंग में। बैलेंसिंग करेंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। बैलेंस शीट वैसे तो बनाने को नहीं आने के चांसेस हैं, लेकिन अगर बैलेंस शीट बनानी होती है तो आपको ओल्ड बैलेंस शीट का सहारा लेना है। जहाँ वैल्यू बढ़ गई है बढ़ा देंगे, घट गई है घटा देंगे, और जो नए नए एडजस्टमेंट्स हैं वो भी हम उसमें शो कर देंगे। बैलेंस शीट इक्वल आ गई और सट से हमारा काम फट से हो जाएगा। चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग के बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों एडमिशन ऑफ द पार्टनर। एडमिशन ऑफ द पार्टनर में अगर थ्योरी की बात करूं तो हमारा जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है वो है हमारी कि व्हाट आर द राइट्स ऑफ अ न्यू पार्टनर। एक नए पार्टनर के क्या क्या अधिकार होते हैं। तो एसेट्स यूज करने का अधिकार है, प्रॉफिट शेयरिंग पाने का अधिकार है उसको, और ये सेक्शन 31 में रीड किया जाता है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट थ्योरी में है। इस चैप्टर में हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों हमारा सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो एज वेल एज कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो। ये जरूर आप लोगों को 3 नंबर में नजर आएंगे। 3 नंबर की तैयारी के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप कुछ टाइप के क्वेश्चन रेडी कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक नया पार्टनर ए बी 2 पार्टनर है, एक नया पार्टनर आ गया और वो अपने संग 20% शेयर लाया, तो 20% को आप डिवाइड करके प्रॉपर एक फ्रैक्शन में ले लेंगे। तो 20 को जब आप फ्रैक्शन में लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1/5। तो लेट द प्रॉफिट बी 1, और 1 में से 1/5 को माइनस करेंगे और वैल्यू आ जाएगी 4/5। कोई भी इसका एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, केवल डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को माइनस करो और कॉमन कर दो डिनोमिनेटर, तो ये झट से आपका बिना कैलकुलेशन से निकल जाता है डायरेक्ट। अब इस 4/5 के अंदर मान लो पुराने पार्टनर का रेशो 3:2 है। 3/5 भाग मेरे नए पुराने ए पार्टनर का है और 4/5 के अंदर 2/5 भाग मेरे पुराने वाले बी पार्टनर का है। इसे हो गया 12/25, ये हो गया 8/25। तीनों को कंपेयर करेंगे 12/25, 8/25 और नया पार्टनर आया था 1/5। ऐसे हम ले लेंगे 25, 12, 8 और ये आ जाएगा हमारा 5। इस तरीके से आप निकालें। इसमें एक कॉन्सेप्ट ऐड भी कर सकते हैं कि मान लो एक पार्टनर कह रहा है कि मैं अपना प्रॉफिट शेयरिंग रिटेन करके रखूंगा, मैं नहीं दूंगा, तो जो नहीं देगा उसके भी शेयर को यहाँ माइनस कर देंगे। जो नहीं देगा उसके भी शेयर को माइनस कर देंगे यहाँ पर, और फिर जो बचा हुआ शेयर आएगा उसमें जो भी पार्टनर दे रहे हैं शेयर, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उनको मल्टीप्लाई माइनस करके सेम तरीके से आंसर निकालेंगे। रिटेन वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैं कहूँगी प्रॉफिट शेयरिंग के लिए सरेंडर वाला कॉन्सेप्ट, रिटेन्ड ओरिजिनल शेयर वाला कॉन्सेप्ट, इनको आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से रेडी कर लो। एक गिफ्ट वाला क्वेश्चन भी है कि 2 पार्टनर थे, एक नया पार्टनर आ गया, एक ने उसको पूरा आधा शेयर गिफ्ट करा और जो बचा हुआ आधा है वो आधे आधे ने कर दिया। आप मेरी पुरानी वीडियो देखिए, मैंने एडमिशन में ये क्वेश्चन अलग से कराए हैं। तो डिटेल में बच्चों में सजेस्ट करूँगी आप प्लीज़ मेरे कंसर्न कॉन्सेप्ट की वीडियोज़ देखिएगा, क्योंकि शॉर्ट रिविजन में आप लोगों को एक एक चीज़ का डिटेल न्यूमेरिकली नहीं मिलेगा। ठीक है, तो होप आप उसको देखेंगे और आप ये वाले कॉन्सेप्ट मैं बता रही हूँ उनके कंसर्न क्वेश्चंस को आप कर लेंगे। गिफ्ट वाला, ओरिजिनल रिटेन वाला और हमारा सरेंडर वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में भी बच्चों हम जो अकाउंट बनाएंगे वो है रिवैल्यूएशन अकाउंट, बिल्कुल वैसे जैसे मैंने अभी चेंज में बताया था एज इट इज फॉलो करेंगे। अभी जो बच्चों में चेंज इन प्रॉफिट के लिए मैंने आपको ओल्ड गुडविल तक एंट्री बताई थी ना, वहां तक की एंट्री सभी चैप्टर में, सभी कौन कौन से चेंज, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, सब में एक जैसी। बट एडमिशन में क्या होता है,
ऑल पार्टनर की जगह पर ओल्ड आ जाएगा। तो एंट्री अगर ओरल बताऊं तो क्या होगी, जर्नलिज्म रिजर्व फंड P&L टू ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंड डिफर्ड रेवेन्यू P&L, WCR IFR टू ओल्ड पार्टनर। रिवैल्यूएशन की जो एंट्रीज है, प्रॉफिट की अलग, प्रॉफिट की बात करूं, एसेट्स लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड एसेट्स टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन टू एसेट्स टू लायबिलिटी टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, प्रॉफिट आया तो रिवैल्यूएशन टू ऑल पार्टनर्स, यहाँ पर ओल्ड आ जाएगा, और लॉस आया है तो ओल्ड पार्टनर्स टू रिवैल्यूएशन। फिर ओल्ड गुडविल की एंट्री, ओल्ड गुडविल ओल्ड पार्टनर टू गुडविल। बस ऑल की जगह पर बच्चों ओल्ड लगाना है, चैप्टर एडमिशन ऑफ द पार्टनर। अब रिवैल्यूएशन बन गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या बदलाव आएंगे, क्योंकि ओल्ड गुडविल तक की तो सेम है, पार्टनर तो नया आ गया हमारा। तो जब पार्टनर नया आ जाता है तो हम यहाँ पर क्या क्या एंट्रीज वाइज बनाएंगे। पहली एंट्री वही सेम बच्चों, दूसरी एंट्री वही सेम जनरल रिजर्व वाली, तीसरी एंट्री WCR वाली सेम, नेक्स्ट एंट्री रिवैल्यूएशन प्रॉफिट वाली सेम, और यहाँ पर रिवैल्यूएशन लॉस वाली सेम, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस वाली सेम, और ओल्ड गुडविल वाली सेम। ये सब कुछ चेंज में लिखवाया था हमने। यहाँ पर अब बढ़ेगा हमारा बेचारा नया पार्टनर, सुंदर सा पार्टनर, प्यारा सा पार्टनर आ गया है। जब हमारा पार्टनर आ गया है तो बाई कैसे उसको वेलकम करेंगे। अगर एंट्री बन गई इसकी तो क्या बन गई, एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गाने की तरह याद कर लीजिए, एंट्री तुरंत रेडी हो जाएगी। अब नया पार्टनर आ तो गया तो भाई कुछ तो लाया होगा, तो वो अपने संग गुडविल भी लाया। तो गुडविल को क्या किया हमने, उन लोगों को दे दिया जिन्होंने कंपेंसेट कर दिया, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया था। तो अगली एंट्री बनी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर उसकी पोस्टिंग करेंगे तो बाई प्रीमियम फॉर गुडविल से यहाँ पर हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर हमारे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कह रहे हैं कि मैं अपना शेयर अपने घर ले जा रहा हूँ, तो जब वो घर ले जाने की मतलब कहीं भी ले जाने की बात करेंगे तो टू कैश से उनको विड्रॉ की एंट्री करेंगे। ऑप्शनल है, अगर ये होगा तो करेंगे तो नहीं। बैलेंसिंग करेंगे बच्चों, और बैलेंसिंग से हमारा कॉन्सेप्ट फिनिश हो जाएगा। अगर एडजस्टमेंट की बात आ जाती है तो जो हमारा प्रॉफिट बटेगा उसको हम CD कर की जगह पर बाई बैलेंस BD कर देंगे, और BD करने के बाद हम जितने भी पार्टनर्स के कैपिटल हैं उसे लिख लेंगे। और अगर वो कह रहा है कि सभी को न्यू रेशो में बांटने की बात आ गई तो तीनों को ऐड करेंगे और ऐड करके बांट देंगे। अगर वो कह रहा है कि नए पार्टनर के आने के हिसाब से मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो जो हमारा एडिशन आ रहा है उसको रखे रहने दो। अब नया पार्टनर मान लो 1/4 शेयर लाया और अपने संग 80,000 लाया, तो इससे टोटल कैपिटल निकाल लेंगे 80,000 इंटू 4, 3,20,000 मान लो आ गई। अब उसको यहाँ पर एक लाइन छोड़ के यहाँ पर टू बैलेंस CD में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, दोनों को कंपेयर कर लेंगे और बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा। एक पैटर्न और है इसका कि ये जो बंदा हमारे नए भैया आए हैं ना, वो नए भाई का कैपिटल ही ना गिवन है। अगर ऐसा होगा तो बच्चों हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे, इन दो पुराने पार्टनर का एडजस्टमेंट वैल्यू निकाल लेंगे। अब एक बात आप ही बताइए बच्चों, जब नया पार्टनर 1/4 शेयर लाया है तो रिमेनिंग पार्टनर का शेयर कितना होगा, 3/4। रिमेनिंग पार्टनर के शेयर से जो उनके कैपिटल्स आए हैं उनको कंपेयर कर लेंगे और फिर रेसिप्रोकेट करके 4/3 करके पूरे फर्म की कैपिटल निकाल लेंगे, और उसमें से 1/4 करके नए पार्टनर का भी प्रपोर्शनेट कैपिटल निकाल लेंगे। नए पार्टनर का प्रपोर्शनेट कैपिटल नहीं दिया होगा, ऐसे चांसेस इस बार एग्जाम में आने के हैं। तो यहाँ पर हमारा एडमिशन का चैप्टर भी फिनिश हो गया। एडमिशन है चैप्टर में कोई लापरवाही मत करिएगा, क्योंकि एडमिशन का एक क्वेश्चन तो आ रहा है। नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों हमारा रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर में आप लोगों को छोटी छोटी बातें याद रखनी है। वो ये है कि ये चैप्टर रिटायरमेंट बोल लो, डेथ बोल लो, ये दोनों ही चैप्टर ऑलमोस्ट ओल्ड गुडविल तक चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग जैसे ही थे बेटा। जैसे एंट्री मैंने आपको चेंज में बताई थी ना, ओल्ड गुडविल तक की 5 एंट्री शुरू की, वो सब रिटायरमेंट में भी सेम है बच्चों, और डेथ ऑफ द पार्टनर में भी सेम है। हालांकि डेथ का रिवीजन में भी सेपरेट लूंगी, रिटायरमेंट की बात करते हैं यहाँ पर। तो सेक्शन 32 में हमारा पार्टनर रिटायर होता है, और जब वो जाता है ना बच्चों तो बड़ा दुख होता है। दुख तो होता ही है, लेकिन वो जाने समय ना किस किस को पे करता है, वो आउटसाइड लायबिलिटी पे करता है और इंटरनल पार्टनर लोन देता है। इंटरनल पार्टनर कोई कैपिटल है तो वो भी उसको देता है, मतलब जितने भी उसके कॉन्सेप्ट हैं, पेमेंट्स हैं, उन सबको रफा दफा दे के जाता है, क्योंकि ऐसे कोई यूं ही थोड़ा चला जाएगा, पहले उससे पैसा रखवा लो तब जाएगा। अब रिटायरमेंट में अगर एंट्रीज की बात करूं तो बच्चों ओल्ड गुडविल तक बिल्कुल चेंज जैसी एंट्री। अब हमारा पार्टनर जा रहा है तो जाते समय
एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट अगर उसको पूरा कैश दे दिया गया है, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, थोड़ा लोन करा दिया गया, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश टू रिटायरिंग पार्टनर लोन, पूरा का पूरा लोन करा दिया, पैसा ही नहीं है फंड में, तो रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। ये एंट्री बता दी क्योंकि एंट्री भी आ जाती है, जरूरी नहीं है आपके एग्जाम में केवल अकाउंट बनाने को है, एंट्री भी आएंगी। तो जब हमें एंट्री पता है तो हम झट से कर लेंगे, ठीक है। अब एंट्री कर ली बच्चों, तो क्या इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग ही अकाउंट से है? नहीं, इस चैप्टर की स्टार्टिंग पहले आपको रेशो निकाल के बताई जाएगी कि भैया न्यू रेशो कैसे निकालोगे या फिर गेनिंग रेशो कैसे निकालोगे। तो गेनिंग रेशो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अगर सेक्रीफाइसिंग की फॉर्मूले की बात करते थे तो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, और अगर केवल न्यू रेशो की बात करो तो ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशो, या फिर न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग रेशो। ये 4 रामबाण कॉन्सेप्ट है जो हमारे सारे कॉन्सेप्ट को निकलवा देते हैं। तो इस क्वेश्चन में तो गेन ही होगा क्योंकि पार्टनर रिटायर हुआ है, कोई गया है तो रिटायरमेंट में हमें गेन होगा। तो यहाँ पर न्यू रेशो में से ओल्ड रेशो को माइनस करेंगे और हमारा गेनिंग निकल जाएगा। इसके हिसाब से भी कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है न्यू रेशो निकालने के, गेनिंग रेशो निकालने के लिए। उसके लिए आप मेरी सेपरेट वीडियो देखिए जो मैंने आप लोगों को स्पेशली रिटायरमेंट का रेशो निकालने के लिए बताई थी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि इसका एक दो क्वेश्चन कर लीजिए जहाँ पर आपको न्यू रेशो क्वेश्चन में गिवन है और आपको ओल्ड रेशो क्वेश्चन में गिवन है, तो आप न्यू रेशो में से ओल्ड रेशो को माइनस कर दीजिए और गेनिंग हो जाए। अगर किसी बंदे का पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो इट्स अ सैक्रिफाइस, इट्स अ सैक्रिफाइस। अब बच्चों इस क्वेश्चन में अगर मैं फॉर्मेट की अब बात करूं, फॉर्मेट की बात करूं तो फॉर्मेट में हमें बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट ओल्ड गुडविल तक सेम चलेगा, तो मैं वो उसे अब लिख ही नहीं रही हूँ। ये वाला बैलेंस बीडी, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, P&L, WCR, IFR, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन का लॉस, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, ओल्ड गुडविल। पार्टनर बच्चों जा रहा है बेचारा, गेनिंग पार्टनर्स का यहाँ पर नेम लिखेंगे, अमाउंट आ जाएगा सेक्रीफाइसिंग में, रिटायरिंग में, और यहाँ पर रिटायरिंग पार्टनर का नाम लिखेंगे, अमाउंट आ जाएगा किसमें बच्चों? गेनिंग में। रिपीट करती हूँ, गेनिंग पार्टनर का नाम लिखेंगे, अमाउंट आ जाएगा रिटायरिंग में, रिटायरिंग पार्टनर का नाम लिखेंगे, अमाउंट आ जाएगा गेनिंग में, और इस तरीके से बैलेंस करेंगे। अगर इस चैप्टर में हिडन गुडविल की बात आ जाए, जो कि मैंने अभी एडमिशन की आपको नहीं बताई, मैं अभी बताऊंगी इसके बाद, तो आपको अगर पार्टनर को देना है 1,50,000, लेकिन हमने खुशी खुशी में पार्टनर को दे दिया 1,70,000, ऐसी खुशी कभी कोई नहीं करता। जब किसी को देना हो 1.5 लाख और खुशी खुशी में उसे 170 दे दें, कोई नहीं करता। तो ये ज़्यादा जो खुशी का पैसा क्वेश्चन में बताया गया है, ये है हमारी गुडविल, हिडन गुडविल। तो साथ के साथ जरा अभी हम एडमिशन की भी हिडन गुडविल जिक्र करेंगे, पहले इसको खत्म कर लेते हैं। बैलेंसिंग कर देंगे बच्चों दोनों साइड, और इधर बैलेंसिंग है टू बैलेंस CD, और इधर की बैलेंसिंग बाई बैलेंस CD से करेंगे। ये बैलेंस हमारा कहाँ पहुँच जाएगा? बैलेंस शीट में। एक छोटी सी बात, लेकिन उसका छोटा सा क्वेश्चन हमें अलग से आ सकता है कि फर्म में अगर कैश कम है और पार्टनर को पूरा पैसा दे दिया जा रहा है, तो एक ट्रिक एंड ट्विस्ट हम लगाएंगे। वो क्या? एडजस्टेड कैपिटल जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के आए हैं उन्हें लिखेंगे, और उनको लिखने के बाद जो हमारा रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल है हम उसे भी लिख देंगे। लेकिन उसको लिखेंगे कैसे? रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल, उसमें माइनस करेंगे जो कैश क्वेश्चन में ऑलरेडी बैलेंस शीट में है, ऐड करेंगे जो हमें मिनिमम अमाउंट अगर रखना है बैलेंस शीट में, अगर नहीं रखना तो इसको 0 लगा देंगे। अब जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ लिखेंगे बच्चों, ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद इसको न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो एग्जिस्टिंग हमारी बैलेंस आई थी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की उससे कंपेयर करेंगे बच्चों, और कंपेयर करने के बाद हम क्वेश्चन कैलकुलेट करेंगे, ये हमें नज़र आएगा। इसलिए मैं इसको छोटा सा रिपीट देती हूँ। एक एग्जिस्टिंग पार्टनर का हम वैल्यू लिखेंगे, जो रिटायरिंग पार्टनर की वैल्यू है उसमें से बैलेंस शीट की कैश माइनस करके मिनिमम अमाउंट अगर कुछ रखने को बोल रहे हैं उसे ऐड करेंगे, फिर यहाँ वैल्यू लिखेंगे, तीनों को ऐड करके जो वैल्यू आएगी उसको न्यू रेशो में बांट देंगे। न्यू रेशो मतलब नए रिटायरिंग पार्टनर के जाने के बाद का रेशो, और फिर कंपेयर करेंगे एग्जिस्टिंग कैपिटल से, और हम इस यहाँ पर एडजस्टमेंट निकाल लेंगे। ये सिंगल कॉन्सेप्ट नज़र आ सकता है। अब यहाँ पर रिटायरमेंट भी खत्म हो गया, लेकिन बच्चों हिडन गुडविल हमेशा की तरह
इंपॉर्टेंट बहुत है, जिसकी सेपरेट वीडियो में मैंने अभी रिसेंटली शॉर्ट बना के आपको फॉरवर्ड की थी, हिडन गुडविल की। एडमिशन के चैप्टर में हिडन गुडविल आने के चांसेस है, लेकिन हमें कैसे पता होगा कि ये क्वेश्चन हिडन गुडविल का है? क्वेश्चन में गुडविल के बारे में बोलेंगे नहीं और गुडविल की एंट्री कराएंगे तो तुरंत बत्ती चमकेगी कि भैया ये तो हिडन गुडविल की बात है। फर्स्ट स्टेप होगा हमारा, नया पार्टनर जो शेयर लाया होगा उसके कैपिटल से कंपेयर कर लेंगे, और कंपेयर करने के बाद हम पूरे फर्म की कैपिटल निकाल लेंगे। ये एक डमी क्वेश्चन ले रही, जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल को ऐड करेंगे, अगर कोई प्रॉफिट है तो ऐड कर देंगे, लॉस है तो यहाँ पर माइनस कर देंगे। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में से सेकंड स्टेप को माइनस करेंगे और जो आंसर आएगा वो फर्म की हिडन गुडविल आएगी। उसमें से अगर तुम्हें एडमिट नए पार्टनर की निकालनी है तो उसकी वैल्यू को आप उसके रेशियो से कैलकुलेट कर लेंगे। सेकेंड लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है बच्चों डेथ ऑफ द पार्टनर। इसमें से एक जो इम्पॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं कह रही हूँ आएगा नजर, वो है प्रॉफिट टिल डेथ। प्रॉफिट टिल डेथ, प्रॉफिट टिल डेथ दो तरीके से कैलकुलेट होती है। इसकी एक शॉर्ट वीडियो अभी रिसेंटली मैंने आपको फॉरवर्ड किया, उसको जल्दी से देख लीजिएगा। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ सेल। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम में बच्चों तो हम एवरेज प्रॉफिट लिखेंगे इनटू टाइम टिल डेथ इनटू शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, और अगर ऑन द बेसिस ऑफ सेल है तो सेल लिखेंगे, सेल की टोटल प्रॉफिट लिखेंगे, उसमें टोटल सेल को डिवाइड करेंगे इनटू सेल टिल डेथ करेंगे इनटू शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर। सेल टिल डेथ की जगह पर एग्जाम में सेल ऑफ इंटरवेनिंग पीरियड भी लिखकर आ सकता है। अगर टोटल प्रॉफिट अपन टोटल सेल नहीं गिवन होगी तो बच्चों जरूर 100% क्वेश्चन में परसेंटेज गिवन होगी। परसेंटेज को यहाँ लगाएंगे और आंसर निकालेंगे। जनरल एंट्री होती है P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। डिसीज माने कोई बीमारी नहीं है, यहाँ पर डिसीज माने मर गया है पार्टनर। तो याद रखिएगा, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन हमें दिमाग में रखनी है। डेथ ऑफ द पार्टनर, पार्टनर क्यों मरता है ये कोई रीज़न नहीं है भैया, नेचुरल मर गया। रिटायरिंग पार्टनर और डेथ ऑफ द पार्टनर में क्या अंतर है भैया? एक तो दुनिया में है और एक दुनिया चला गया, ठीक है। एक खुद पैसा लेने आ जाएगा, खुद नहीं आएगा, उसका दूसरे का तो एग्जीक्यूटर आएगा। तो ये छोटे छोटे अंतर हैं डेथ ऑफ द पार्टनर में और डिसीज और रिटायरिंग पार्टनर में। यहाँ पर अगर मैं प्रॉफिट टिल डेथ को मैं आपसे अलग से जो क्वेश्चन कह रही हूँ तो एक अलग से 2 से 3 नंबर में हमें केवल डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाने को भी आ सकता है। इसमें मेरी वाली फॉर्मेटिंग फॉलो करिएगा। पहले बाई बैलेंस बीडी लिखिएगा, उसके बाद जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, P&L वो वाले लिखिएगा जो मरे हुए पार्टनर का शेयर है। सबका मत लिख देना क्योंकि आप केवल मरे हुए पार्टनर का शेयर बना रहे हो। यहाँ पर मरे हुए पार्टनर का WCR, IFR, यहाँ पर मरे हुए पार्टनर का रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट का, यहाँ पर रिवैल्यूएशन का लॉस केवल मरे हुए पार्टनर का, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, डिफर्ड रेवेन्यू, P&L, और यहाँ पर ओल्ड गुडविल केवल मरे हुए पार्टनर का। केवल मरे हुए पार्टनर का खाता है तो केवल मरे हुए पार्टनर का ही तो लिखेंगे। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें नई होंगी बच्चों, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे यहाँ पर सैलरी, जैसे यहाँ पर कमीशन, और यहाँ पर ड्रॉइंग्स, जैसे यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और यहाँ पर आ गया बच्चों हमारा क्रॉस करके लोन। क्रॉस करके लोन मतलब क्रॉस करके लोन मतलब बैलेंस शीट में अगर लोन हमारा लायबिलिटी में दिया है तो क्रॉस करके यहाँ लेंगे बाई लोन मरे हुए पार्टनर का, और अगर एसेट साइड लोन दिया हुआ है तो इधर आ जाएगा मरे हुए पार्टनर का। यहाँ पर शेयर ऑफ गुडविल किसका? मरे हुए पार्टनर का। गुडविल निकालेंगे पूरे फर्म की और मरे हुए पार्टनर का शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। और जो अभी हमने बता रहे थे प्रॉफिट टिल डेथ, तो अगर हमारा प्रॉफिट टिल डेथ है तो P&L सस्पेंस से बैलेंस करेंगे, और बेटा अगर लॉस टिल डेथ है तो P&L सस्पेंस से बैलेंस करेंगे। याद रखिएगा प्रॉफिट टिल डेथ आए या लॉस टिल डेथ आए, दोनों का फॉर्मूला ऑन द बेसिस ऑफ सेल एंड प्रॉफिट सेम है बच्चों, बट जगह रेसिप्लिकेट हो जाती है। प्रॉफिट में P&L सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर, और बेटा वही एंट्री लॉस में डिसीज पार्टनर टू P&L सस्पेंस। एक क्वेश्चन इस चैप्टर में P&L प्रॉफिट टिल डेथ का या डिसीज का जरूर आएगा, कोई मतलब ही नहीं है उसे ना करने का। अब हमारा इस चैप्टर का, इस बुक का, इस पूरे कंप्लीट किताब का आखिरी चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में कुछ थ्योरी की थोड़ी सी इज्जत रखिएगा, आ सकती है। कौन कौन सी? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में अंतर क्या होता है, कौन कौन से मोड्स है डिसोल्यूशन के, ये हमें 1 मार्क्स में नजर आएंगे। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का सेक्शन 38, सेक्शन 48 सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटीज कैसे होता है, जरूर आएगा जरूर। 49 में प्राइवेट डेप्ट या फिर फर्म्स डेप्ट में अंतर क्या होता है, और इसमें केवल जो मेरा दिमाग कह रहा है कि जो अकाउंट हमें बनाने को आएगा वो है हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट की फॉर्मेटिंग वैसे तो मैंने सेपरेट वीडियो में आपको बता रखी है, लेकिन फास्टली एक रियलाइजेशन अकाउंट की रिवीजन लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे बच्चों 2 एसेट्स,
और सारे एसेट्स यहाँ लिखेंगे एक्सेप्ट कुछ फ्यू माने कुछ होता है। वो कौन कौन से एसेट्स हैं जो हम बैलेंस शीट से ब्रॉट डाउन नहीं करेंगे? कैश इन हैंड नहीं उठाएंगे, कैश एट बैंक नहीं उठाएंगे, इंटरनल पार्टनर लोन नहीं उठाएंगे, करंट अकाउंट नहीं उठाएंगे, कैपिटल अकाउंट नहीं उठाएंगे, और बच्चों हम यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंड, डिफर्ड रेवेन्यू, पी एंड एल, ये जितने नाम बोले ये नहीं उठाएंगे। बाकी सब के सब उठा के लिख के वैल्यू लिख कर यहाँ पर इसका एडिशन वैल्यू लिख देंगे। अब सेकंड स्टेप में बच्चों चले बाई लायबिलिटी की तरफ। तो यहाँ पर सारी लायबिलिटी बैलेंस शीट से उठाएंगे और ये लिखेंगे। कौन सी बैलेंस शीट में लायबिलिटी नहीं लेंगे? करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, इंटरनल पार्टनर लोन, जनरल रिजर्व फंड, पी एंड एल, WCR नहीं लेंगे और सारी वैल्यू लिख देंगे। उसके बाद यहाँ लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डेप्ट, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन दोनों की वैल्यू को लिखेंगे और बाहर लिख देंगे। फोर्थ स्टेप में चलेंगे बच्चों हम बाई कैश, इसको हम एसेट्स रियलाइज्ड भी कहते हैं। यहाँ पर जितनी भी एसेट यहाँ पर बिकी हैं, कम में बिकी, ज़्यादा में बिकी, आधे में बिकी, पूरे में बिकी नहीं, सब कुछ यहाँ पर लिखेंगे। और अगर कोई भी एसेट किसी ने टेकन ओवर कर लिया है तो बाई कंसर्न पार्टनर के नाम से यहाँ पर उसको दिखा देंगे। अब सब लेंगे क्या, देंगे नहीं तो देंगे, चलो। तो यहाँ पर टू कैश से हम सारी लायबिलिटी वाली पे करेंगे। पे करने के बाद अगर पे करते में किसी ने कह दिया ये मैं पे कर दूंगा, तो टू कंसर्न पार्टनर से उसको दिखा देंगे। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी यहाँ पर टू कैश से पे करेंगे। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10 में क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से करके अपनी पूरी फॉर्मेटिंग खत्म करेंगे। अब आ गया 7 8 9 9 और 10 का हमारा बैलेंसिंग। अगर हमारी डेबिट की बैलेंसिंग ज़्यादा और क्रेडिट की बैलेंसिंग कम है तो टू प्रॉफिट से बैलेंस करेंगे, और अगर हमारी डेबिट की बैलेंसिंग ज़्यादा और क्रेडिट की कम है तो बाई लॉस से बैलेंसिंग करेंगे। बहुत 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 इंपॉर्टेंट का मतलब तो ये है कि क्या ये इंपॉर्टेंट है? अरे इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एग्जाम में आ रहा है, ये एग्जाम में आ रहा है। 6 नंबर चाहिए तो इसे तैयार कर लो। अब बच्चों सवाल होता है कि इसकी अकाउंट, इसकी जनरल एंट्री आ गई तो अगर एसेट सोल्ड की एंट्री आती है तो एसेट्स कैश अकाउंट डेबिट या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। केवल एसेट लिखकर आ गया तो एंट्री होगी रियलाइजेशन टू एसेट्स, उस कंसर्न एसेट का। केवल लायबिलिटी की क्लोजिंग की एंट्री होती है पहली और दूसरी। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा, मान लो यहाँ पर क्रेडिटर्स है तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट सोल्ड की एंट्री में गलती मत करना बच्चों, ये बहुत चांसेस हैं आने के। अब कोई कंसर्न पार्टनर ने एसेट ले लिया, कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर कोई लायबिलिटी ले ली, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट। लायबिलिटी पे कर दी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। प्रॉफिट बैलेंसिंग हुआ है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लॉस हुआ है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इस पर एंट्री पे फोकस करूं तो यहाँ से एंट्री दिखेगी, यहाँ से एंट्री दिखेगी, यहाँ से एंट्री दिखेगी, ठीक है। बस एक बात मेरी याद रखना, अगर कोई एसेट्स अनरिकॉर्डेड में आपने किसी लायबिलिटी का पे कर दिया, अगर कोई एसेट से आपने लायबिलिटी का पे कर दिया, अगर आपने कोई एसेट से लायबिलिटी का पे कर दिया तो वो रफा दफा दिखाएंगे ही नहीं। एंड आंसर क्या लिखेंगे? नो एंट्री। क्या लिखेंगे? नो एंट्री। नेक्स्ट अकाउंट बनेगा इसका, वो है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मेरे अकॉर्डिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट नहीं आएगा, केवल रियलाइजेशन अकाउंट ही दिखेगा, लेकिन फिर भी रिवाइज करने में क्या जा रहा है। सबसे पहले लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, उसके बाद जनरल रिजर्व फंड पी एंड एल जो आपने नहीं बांटा, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंड डिफर्ड रेवेन्यू पी एंड एल जो आपने नहीं बांटा, बाई WCR जो आपने नहीं बांटा, और अब चलते हैं अपने अलग से कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर के लिए अलग है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। वो क्या है? अगर आपने रियलाइजेशन में प्रॉफिट निकाला है बैलेंसिंग में तो प्रॉफिट इधर, और अगर लॉस निकाला है तो लॉस इधर। अगर आपने एसेट किसी पार्टनर ने टेकन ओवर कर ली थी रियलाइजेशन में तो क्रॉस करके इधर टू रियलाइजेशन अकाउंट एसेट्स टेकन ओवर। लायबिलिटी टेकन ओवर की है बाई रियलाइजेशन अकाउंट लायबिलिटी टेकन ओवर। बच्चों बस तुरंत बैलेंस करेंगे। अगर हमारी बैलेंसिंग क्रेडिट की ज़्यादा डेबिट की कम तो टू बैलेंस CD से बैलेंस होगी, और अगर डेबिट की कम और क्रेडिट की ज़्यादा है तो कम है और डेबिट की ज़्यादा है तो बाई बैलेंस CD से बैलेंसिंग होगी। दोनों साइड बैलेंसिंग हो सकती है, ये कोई कंफर्म नहीं है कि बैलेंसिंग केवल डेबिट में ही हो या बैलेंसिंग केवल क्रेडिट में ही हो। और लास्ट अकाउंट जो इस चैप्टर में बनता है वो है हमारा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट बहुत ही ईजी, निहायत ही ईजी।
सबसे पहले हम कैश और बैंक का बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट में से 4th स्टेप लिखेंगे जहाँ पर हमने एसेट्स को रियलाइज किया था। इंटरनल पार्टनर लोन लिखेंगे जो हमारा एसेट साइड है, और अगर यहाँ की कोई बैलेंसिंग है तो क्रॉस करके उस पार्टनर्स के नाम से लिखेंगे। इधर 48 सेक्शन को फॉलो करेंगे। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट से आउटसाइड लायबिलिटी को पे करेंगे, उसके बाद इंटरनल पार्टनर का लोन पे करेंगे, उसके बाद बच्चों पार्टनर्स का जो यहाँ का कैपिटल है वो यहाँ पे करेंगे, और बैलेंस हमारा दोनों साइड का इक्वल आ गया तो समझ लेना हमने गंगा नहा ली। अब इतना कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। वैसे ही यहाँ की एंट्री समझ लो, इसकी एंट्री आ गई तो चलो रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस की क्या लेंगे, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंड टू डिफर्ड रेवेन्यू टू P&L। इनमें से ज़्यादा आप दिखेंगे नहीं। अब जो मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट है इंटरनल पार्टनर लोन की। तो अगर फर्म ने लोन पे किया है अगर फर्म ने मान लो ए नाम के पार्टनर का लोन पे किया है तो ए इज लोन टू बैंक। जब फर्म पे करेगा ना कुछ भी तो टू बैंक होगा। फर्म के पास पैसा आएगा ना तो बैंक डेबिट होगा। इतना सा याद कर लो, क्या प्रॉब्लम है। पैसा आएगा तो बैंक डेबिट, पैसा जाएगा तो टू बैंक। और पैसा अगर फर्म को मिल रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरनल पार्टनर लोन, उसका जो बंदे का नाम है ए है, बी है, सी है, राम है, श्याम है, मोहन है, सोहन है, जो भी हो। यहाँ पर हमारे सारे चैप्टर रिवाइज हो गए बच्चों। रिवाइज तो होगा ही, लेकिन एक छोटी सी बात बहुत याद रखना। अब उंगली पे सुनो कौन कौन सा कॉन्सेप्ट करना है। एक रियलाइजेशन करना है 6 नंबर में। थोड़ी सी थ्योरी करनी है, जो मोड बताया, डिफरेंस बताया, सेक्शन 48 बताया, सेक्शन 49 बताया। रिटायरमेंट और एडमिशन में चॉइस के कॉन्सेप्ट रहते हैं, तो एडमिशन को तो बहुत अच्छे से मजबूत करना है। उसका न्यू रेशो तो रट के बिल्कुल खत्म करना है। पास एडजस्टमेंट को भूलना नहीं है। मेथड ऑफ गुडविल भी इस बार उसकी इज्जत है, इस बार आएगा गुडविल का कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट कर लीजिए, बस आपको बढ़िया तैयारी हो जाएगी। और हाँ, प्रॉफिट टिल डेथ तो भूल ही गए। डेथ चैप्टर में प्रॉफिट टिल डेथ को भी नहीं भूलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फॉरवर्ड करें, सब में पहुंचाएं ताकि सभी स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयरिंग तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।